Hello students, how's you all? In the last video, we had discussed about the history class 7th part 1. Okay, and in this video, we are going to discuss further topic of chapter 1. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। थ्रू आउट दिस पीरियड, हम जिस पीरियड की बात कर रहे थे, तो थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। ठीक है, और इसी पीरियड में कुछ और चेंजेस मिल रहे थे, मतलब कि मेडावल पीरियड जो हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ और चेंजेस हो रहे थे। वो थे कि फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे और एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा था। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स, और कुछ एरिया में ये कुछ अधिक थे और कुछ एरियाज में ये कम थे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, और यही रीज़न था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है वनवासी, जो लोग वन में रहते थे या जो लोग वन पर डिपेंड थे, वो एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट, कुछ लोग क्या किए, हल मतलब जुताई करने लगे ज़मीन की और पीजेंट्स बन गए। पीजेंट मतलब होता है किसान बनना, ठीक है, किसान होना। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रीजनल मार्केट, और ये रीजनल मार्केट से इन्फ्लुएंस होते थे, ठीक है, जैसे कि चीफेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल से। अब देखिए, आपके एरिया में जिस चीज़ की मांग होगी, किसान उसको ज़्यादा ग्रो करेगा ना, तो वैसे ही इनकी जो जो भी ये ग्रो करते थे वो किस पर डिपेंड करता था, उनके एरिया के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता था। दे बिकम पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और ये एक बड़े सोसाइटी के पार्ट बन गए थे। एंड वो रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और ये टैक्स भी पे करते थे। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, और लोकल लॉर्ड्स को क्या होता था, ये गुड्स को या सामान को प्रोवाइड करते थे। ठीक है, लोकल लॉर्ड मतलब जो वहाँ लोकल रहने वाले शॉपकीपर्स थे या लोकल रहने वाले लोग थे। ओके, एज अ रिजल्ट significant economic and social differences emerge among peasants। इस तरह देखा जाए तो इनके बीच, मतलब किसानों के बीच, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस हम आराम से देख सकते हैं। सम possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work। अब ऐसे क्या था कि कुछ के पास क्या था कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव लैंड था, मतलब उपजाऊ लैंड था, कुछ के पास कैटल्स था, और कुछ के पास ये दोनों था, जिससे वो एग्रीकल्चर का काम लेते थे या काम करते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, जैसे कि सोसाइटी जब बहुत अलग अलग विभिन्नताएँ होने लगी सोसाइटी में, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिक ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे लोग हो तो समाज को किस में ग्रुप कर दिया गया, जाति और सब कास्ट में, या जाति या सब कास्ट होता है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ऑन द बेसिक ऑफ देयर बैकग्राउंड, किसके बेसिक पे, बैकग्राउंड के बेसिक पे। एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, जो रैंक्स थे, मतलब कि जो उनके रैंक्स थे वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे। ओके, एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, मतलब कि जो जाति के इनको रखा गया था, वो जाति किस अकॉर्डिंग थी, इनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, इनके पावर के अकॉर्डिंग, इनके इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, रिसोर्स के अकॉर्डिंग, और मेंबर ऑफ द जाति, मतलब ऐसे ही लोग मेंबर की जाति, मतलब जाति के मेंबर बनते थे। किस अकॉर्डिंग बनते थे, उनके पास कैसा पावर है, कैसा रिसोर्स है, क्या काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जाति में कैटेगराइज्ड किए जाते थे। ठीक है, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और अलग अलग एरिया में जो जाति लोगों का स्टेटस था, ठीक है, जो स्टेटस था सबका अलग अलग रहता था। जातिज फ्रेम देयर ओन रूलर्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, और जो जाति थे वो लोग अलग अलग रूल और रेगुलेशन फ्रेम करते थे ताकि उसके मेंबर्स को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और जो भी रेगुलेशन होता था वह जाति पंचायत में जो असेंबली का एल्डर होता था, जो सबसे बड़ा मतलब आपका ये मुखिया होता था, उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, लेकिन जो जाति के लोग थे जिनको डिवाइड किया गया था, और जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोगों की भी या उस गांव के मुखिया की भी उसको बात माननी होती थी। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय ए चीफेंट, चीफेंट मतलब होता है सरदार,
उस टाइम जो बहुत सारे गांव थे वो किसके अंडर में थे, कौन गवर्न करता था उसको, सरदार करते थे। टुगेदर दे आर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, और ये क्या थे, स्टेट के एक स्मॉल यूनिट थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके देखिए रीजन एंड एम्पायर। ठीक है, रीजन और एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 एंड मुगल्स चैप्टर 4 encompassed many regions. A Sanskrit Prasasti, see chapter 2 for an example of Prasasti praising the Delhi Sultanate. Ghiyasuddin Balban 1266 से 1287 explained that he was the, मतलब इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। क्या थे ये, एक बड़े एम्पायर के रूलर थे। दैट स्ट्रेट फ्रॉम बंगाल, जो कहाँ से स्टार्ट था इनका, बंगाल से, इन द ईस्ट ऑफ गजनी, गजना इन अफगानिस्तान से स्टार्ट था, इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया को पूरा कवर किया हुआ था इनका जो साम्राज्य था। ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौदा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ के जो लोग थे अपारेंटली फ्लैट बिफोर हिज आर्मीज़, ये क्या किए थे, अपने आर्मीज़ को छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, मतलब कि जो वहाँ के जो इतने पावरफुल हो गए थे ना लोग, तो उन लोगों को छोड़ के भाग गए थे, अपने सेनाओं को छोड़ के राजा लोग भाग गए थे। रिगार्ड दीज एक्सरेटेड क्लेम्स ऑफ कंक्विस्ट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके बाद उन लोगों को समझ में आने लगा कि हमें सिर्फ अपने एरिया में ही उसको अपने साम्राज्य नहीं बनाना चाहिए, जबकि अलग अलग एरिया को भी अपने अधीन करके उसको अपना साम्राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। बाय 1700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. ठीक है, by 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. अब हम 700 की बात, ईयर्स की बात करें तो वहाँ पे लोगों के अपने खुद के लैंग्वेज थे और उनके अपने कल्चर अलग अलग थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9 में, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। They were also associated with specific ruling dynasties. These were considerable conflict between these states. और जो स्टेट वो लोग जीत के आते थे, जो बड़े अच्छे स्टेट होते थे, उनके लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, मतलब युद्ध के लिए वाद विवाद हमेशा होता रहता था। ओके, फिर है occasionally dynastic like the Cholas, Khaljis, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. ठीक है, ये जो खलजी है, तुगलक और मुग़ल है, इनके जो एम्पायर थे, इनके एम्पायर बहुत बड़े थे। ठीक है, और नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल, और मतलब से इनका जो साम्राज्य रहता था अलग अलग एरिया में रहता था। ठीक है, तो सभी एरिया में इनका साम्राज्य था या जो भी एरिया था वो सब इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टीज़। अब ये पूछ रहा है कि खलजी और मुग़ल डायनेस्टीज़ के जो मतलब कि शासन करने का या रूल करने का समय था वह क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, एंड आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।